नमस्ते दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के समाजशास्त्र के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर हैं। कल आपके एग्ज़ाम में 25 फरवरी को ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इन प्रश्नों को 100% तैयार कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चनों के साथ उनका आंसर भी बताऊंगा, और जैसे जैसे आपको जितने शब्दों में आपको आंसर लिखना है वह सब आपको इस क्लास में बताने वाला हूं। और आपके 3-4 मॉडल पेपर और लेकर आएंगे हम कल तक। इन्हीं से आपका सारा पेपर कवर हो जाएगा, आपको किसी और क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने दी? तो संस्कृतिकरण की जो शब्द की उत्पत्ति है यह किसने दी थी? तो यह एम.एन. श्रीनिवासन ने दी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एम.एन. श्रीनिवासन इसके लेखक हैं इस पुस्तक के। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है आपका, राजा राम मोहन राय थे एक। राजा राम मोहन राय कौन थे? तो यह एक समाज सुधारक थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है आपका, किस समाज में द्वितीयक संबंध मुख्य रूप से संबद्ध होते हैं? तो किस समाज में द्वितीयक संबंध मुख्य रूप से संबद्ध होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगरीय समाज में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थक कौन है? तो सांस्कृतिक कारकों का समर्थक कौन है सामाजिक परिवर्तन के? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेवर। यानी बेवर जो हैं सामाजिक परिवर्तन के जो समर्थक हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस संशोधन में पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई? तो परिस्थिति प्रदान किस संविधान संशोधन से की गई? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सी से की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन से की गई थी। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है आपका, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारक क्या है? तो हमारे इंडिया में भारत में निर्धनता यानी धन न होना की जो प्रमुख कारक है वह क्या है? तो इसका सही आंसर है रोजगार परक शिक्षा का अभाव। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो फाइनेंशियल कैपिटल किसको कहा गया है? तो फाइनेंशियल कैपिटल कहा गया है मुंबई को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तीनों प्रकार के क्वेश्चन हैं, और सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको एक बार ज़रूर तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि कल इसी प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, तो आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? तो यह 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सेक्शन बी आ जाएगा। सेक्शन बी में अति लघु प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें आपको 25 जो उत्तर की जो शब्द सीमा होती है तो 25 शब्दों में लिखना होता है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या लगभग 68.8% है। 68.8% है, और जिसे हम अगर आंकड़ों में बताएं तो 83.3 करोड़ है, और नगरीय जनसंख्या लगभग 31.1% है, यानी 37.7 करोड़ थी। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है आपका,
अनुसूचित जनजाति की 3 विशेषता बताइए। तो अनुसूचित जनजाति की 3 विशेषता क्या हैं? पहली विशेषता है एक निश्चित और एकांत भौगोलिक क्षेत्र होता है, यानी ये एक ही जगह पर पाई जाती हैं और एकांत यानी पठारी या पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र में निवास होता है। दूसरी विशेषता है उनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति और बोली का होना बोली होती है, यानी इनकी एक अपनी अलग संस्कृति होती है और इनकी भाषा भी अलग होती है। तीसरी विशेषता हो जाएगी आर्थिक व तकनीकी रूप से इनका पिछड़ापन होता है, ये आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े होते हैं। तो तीसरी विशेषता ये हो जाएगी। आपको इतना इसके उत्तर में लिख देना है, एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता। अगला प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, संदर्भ समूह यानी रेफरेंस ग्रुप क्या समझते हैं? तो रेफरेंस ग्रुप से आप क्या समझते हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे संदर्भ समूह यानी रेफरेंस ग्रुप वह समूह है जिसका व्यक्ति सदस्य तो नहीं होता, लेकिन वह उसके मूल्यों, व्यवहारों और जीवन शैली को अपना आदर्श मानकर अपने जीवन में ढालने का प्रयास करता है। क्या मतलब रेफरेंस संदर्भ समूह है वह समूह है जिसका व्यक्ति सदस्य तो नहीं होता, लेकिन वह उसके मूल्यों, व्यवहारों और जीवन शैली को अपना आदर्श मानकर अपने जीवन में ढालने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, समाज में कानून की भूमिका क्या है? तो इसके उत्तर में लिखना है समाज में कानून की भूमिका शांति और व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, यह सामाजिक नियंत्रण का एक मजबूत साधन है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है उदारीकरण शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसके उत्तर में लिख देना है आपको उदारीकरण का तात्पर्य देश की अर्थव्यवस्था को अनावश्यक सरकारी नियंत्रणों, नियमों और लाइसेंस प्रणाली यानी लाइसेंस सिस्टम से मुक्त करना है, ताकि निजी क्षेत्र का विकास और मुक्त व्यापार आसानी से हो सके। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन के नाम लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखना है भारत के प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन में चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपीको आंदोलन और साइलेंट वैली यानी मूक की घाटी का आंदोलन मुख्य रूप से शामिल हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है आपका कृषक समाज की मुख्य विशेषता बताइए। तो इसके उत्तर में लिखना होगा आपको कृषक समाज की मुख्य विशेषताओं में आजीविका और के लिए पूरी तरह कृषि पर निर्भरता, यानी अपने पूरे जीवन को बिताने के लिए अपनी कृषि यानी खेती पर निर्भर रहना। प्रकृति से इनका घनिष्ठ संबंध होता है और प्राथमिक संबंधों, परिवारों तथा पड़ोस की प्रधानता शामिल होती है। अगला प्रश्न देखेंगे 18 उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में किन्हीं दो परिवर्तनों को बताइए। तो किन्हीं दो परिवर्तनों को बताइए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे उपनिवेशवाद के कारण हुए 2 प्रमुख परिवर्तन, आपको ऐसे हेडिंग डालनी है। फिर लिखना है अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी विचारों, स्वतंत्रता, समानता का प्रसार। और दूसरी विशेषता लिखेंगे आप, दूसरा परिवर्तन लिखेंगे नई प्रशासनिक, कानूनी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना। अगला प्रश्न नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है आपका अंतर्विवाह को समझाइए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे अंतर्विवाह वह सामाजिक नियम या प्रथा है। वह क्या सामाजिक नियम या प्रथा है जिसमें एक व्यक्ति को अपने ही समूह जैसे अपनी ही जाति या उपजाति या धर्म के भीतर विवाह करना अनिवार्य होता है। यानी सिंपल शब्दों में समझो तो अपनी ही जाति में विवाह यानी शादी करना अंतःविवाह कहलाता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, बाजार से आप क्या समझते हैं? तो इसके उत्तर में लिखेंगे आप, समाजशास्त्र में बाजार केवल वस्तुओं की खरीद फरोख्त का भौतिक स्थान नहीं बल्कि यह खरीदारों और विक्रेताओं के बीच स्थापित होने वाले सामाजिक और आर्थिक संबंधों का एक व्यापक ताना बाना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला सेक्शन आ जाएगा सेक्शन सी आ जाएगा। उसमें लघु उत्तरी प्रश्न होंगे और 50 शब्दों में आपको इनको लिखना होगा। तो देखेंगे पहला प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न नंबर 21 है, जाति प्रथा में परिवर्तन लाने वाले उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, इसके उत्तर में लिखना है, जाति प्रथा में परिवर्तन लाने वाले प्रमुख कारकों में औद्योगिकरण और नगरीकरण शामिल हैं। क्या? जाति प्रथा में परिवर्तन लाने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? औद्योगिकरण यानी मॉडर्नाइजेशन और नगरीकरण शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न जातियों को एक साथ रहने और काम करने के अवसर दिए। इसके अलावा पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक कानूनों और भारतीय संविधान द्वारा दिए गए समानता के अधिकार ने इस प्रथा की जड़ों को काफ़ी कमज़ोर किया है। यातायात के साधनों के विकास ने भी लोगों की गतिशीलता और मेल जोल बढ़ाया है। इतना आप उत्तर में लिख देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, सर्वेक्षण प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में लिख सकते हैं आप, सर्वेक्षण प्रणाली यानी सर्वे मेथड सामाजिक अनुसंधान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और वैधानिक विधि है। इसमें किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन, विचारों, समस्याओं या व्यवहारों के बारे में व्यवस्थित रूप से तथ्य और आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। क्या? आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से प्रणाली यानी क्वेश्चनेयर या साक्षात्कार अनुसूची इंटरव्यू से शेड्यूल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 है आपका, धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे आप, धर्मनिरपेक्षीकरण की मुख्य विशेषता तार्किकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। इसमें समाज पर धर्म का प्रभाव कम होने लगता है। इसमें क्या? समाज पर धर्म का जो प्रभाव है वह कम होने लगता है और लोगों पारलौकिक जीवन के बजाय इस दुनिया लैंगिक जीवन के मामलों पर अधिक ध्यान देते हैं। इसमें राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता और सामाजिक संस्थाएं धार्मिक नियंत्रण से काफ़ी हद तक मुक्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, ग्राम पंचायत के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे आप, ग्राम पंचायत गांवों के विकास प्रशासन की सबसे निचली इकाई है। इसके प्रमुख कार्यों में गांव में बुनियादी सुविधाएं जैसे पेयजल, पक्की सड़कें, नालियां, स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराना और उनका रखरखाव करना शामिल है। इसके अलावा पंचायत स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा को बढ़ावा देती है। जन्म मृत्यु का पंजीकरण करती है और गांव के छोटे मोटे आपसी विवादों का निपटारा भी करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है आपका। 25 में क्या है आपका, भूमिहीन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा पेपर कल आपको एग्ज़ाम में यही देखने को मिल जाए। तो ज़रूर आपको तैयार करना है। भूमिहीन कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए? तो इसके उत्तर में लिखेंगे आप, सरकार ने इन मजदूरों की रक्षा के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया। क्या? इनकी मजदूरों की रक्षा के लिए क्या? सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया ताकि उन्हें काम का उचित पारिश्रमिक मिल सके। साल भर रोजगार देने के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं चलाई गईं। साथ ही भूमि सुधार और हदबंदी कानूनों के तहत एक्स्ट्रा भूमि का वितरण किया। ठीक है,
साथ ही क्या, मनरेगा के साथ ही भूमि सुधार और हदबंदी कानूनों के तहत अधिशेष यानी एक्स्ट्रा भूमि का वितरण किया गया और इनके लिए इनके लिए क्या, आवास योजनाएं जैसे पीएम आवास योजना भी शुरू की गई। अगला प्रश्न देखेंगे 26 है आपका, जनसंपर्क माध्यम क्या है? तो इसके उत्तर में लिखना होगा, जनसंपर्क माध्यम यानी मास मीडिया संचार के वे साधन हैं जिनके द्वारा सूचनाओं, विचारों, समाचारों और मनोरंजन को एक ही समय में बहुत बड़ी संख्या में लोगों यानी जन समूह तक पहुंचाया जाता है। इसके अंतर्गत प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सिनेमा दोनों शामिल हैं। ये समाज में जनमत निर्माण का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली साधन है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर अगले आपके आगे हैं। ये आपको 150 वर्ड्स में लिखना होता है। इनकी शब्द सीमा 150 वर्ड होती है, ये 25 नहीं होती है, ये गलत है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना होता है। तो इसके उत्तर में देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे अपना लॉन्ग क्वेश्चन का। इसमें मैंने आपके अथवा का भी आंसर बताया है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि ये वाला क्वेश्चन ना पूछ के कोई और क्वेश्चन पूछ ले या अथवा वाले यहाँ पर रख दे, उसकी जगह कोई और क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए मैंने सभी क्वेश्चनों का आंसर देना अनिवार्य समझा है। मैंने आपकी बहुत सी वीडियो देखी हैं कि 2026 का वायरल पेपर, तो ऐसे करके देखी हैं, उनमें आपको क्या क्या है, 3 नंबर और 6 नंबर वालों का आंसर बता दिया है, लेकिन 8 नंबर वालों का आंसर नहीं बताया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, यही आपके मार्क को जल्दी से जल्दी बढ़ाते हैं, मतलब जो आपकी परसेंटेज गेन करते हैं 8 नंबर वाले क्वेश्चन ही करते हैं। आप इनको ही नहीं करके जाओगे तो आपकी परसेंट गेन नहीं होगी। आप इसलिए मैंने सभी की वीडियोस थोड़ी थोड़ी देखी हैं और उनके जो प्रॉब्लम समझी है स्टूडेंट्स की कि क्या प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इन सभी क्वेश्चनों का आंसर देना अनिवार्य समझा है। और मैंने आपको जो PDF है ये भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे या तो टेलीग्राम पर ज्वाइनिंग कर लीजिएगा या हमारे इंस्टा ID पे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं पर्सनली आपको वहाँ पर भेज दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में निरंतर गिरावट के लिए कई सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक जिम्मेदार हैं। तो कई क्या, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जिम्मेदार हैं, जिसमें पहला पितृसत्तात्मक सोच और पुत्र प्राप्ति की चाह है। क्या पहला क्या है, पितृसत्तात्मक सोच और पुत्र प्राप्ति की चाह है। तो इसमें देखेंगे, भारतीय समाज में वंश आगे बढ़ाने, संपत्ति के उत्तराधिकारी और बुढ़ापे के सहारे के रूप में बेटों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। इस सोच के कारण बेटियों को अनचाहा माना जाता है। क्या इस कारण से क्या माना जाता है, बेटियों को अनचाहा माना जाता है। अगला देखेंगे, अगला कारक है आपका, तो अगला कारक है कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या, यानी कन्या भ्रूण हत्या और शिशु भ्रूण हत्या पुत्र की चाहत और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों जैसे अल्ट्रासाउंड के दुरुपयोग के कारण जन्म से पूर्व ही लिंग परीक्षण कराकर कन्या भ्रूण हत्या के मामले बढ़े हैं, जो लिंगानुपात बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है। दहेज प्रथा, दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों के कारण बेटियों को अक्सर परिवार पर एक बड़ा आर्थिक बोझ समझा जाता है, जिससे उनके जन्म को हितोत्साहित किया जाता है। हितोत्साहित किया जाता है। अगला देखेंगे, अगला कारक है आपका स्वास्थ्य और पोषण की उपेक्षा। कई परिवारों में लड़कों की तुलना में लड़कियों के स्वास्थ्य, खानपान और चिकित्सा पर ध्यान कम दिया जाता है, जिससे बालिकाओं की मृत्यु दर अधिक होती है।
अथवा का क्वेश्चन देखेंगे, अथवा में क्या पूछा गया था, या हाँ आप ऐसा भी कंफ्यूज होते होंगे कि अथवा वाला लिखें या वो वाला लिखें। आप इन दोनों में से जो क्वेश्चन आपको याद है, अथवा वाला याद है तो आप अथवा डाल के हेडिंग आप इस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, मतलब क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, अथवा और आंसर। अगर आपको ऊपर वाला याद है तो ऊपर वाला लिख दीजिएगा, लिखना आपको एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखेंगे, जाति व्यवस्था को समझाइए तथा जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, जाति व्यवस्था यह भारतीय समाज की एक प्राचीन और जटिल संस्था है जिसमें समाज को जन्म के आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है। इसकी मुख्य विशेषताओं में जन्म पर आधारित सदस्यता, विवाह और खान पान पर सख्त प्रतिबंध, ये इसकी विशेषताएं हैं, तथा व्यवसायों का वंशानुगत होना शामिल है। इस व्यवस्था ने समाज में ऊंच नीच और अस्पृश्यता जैसी गहरी असमानताओं को जन्म दिया है। जाति विषमता को दूर करने की नीतियाँ क्या हैं, तो पहली नीति है इसमें आपकी संवैधानिक प्रावधान। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी का अंत के तहत जातिगत भेदभाव को पूरी तरह गैरकानूनी घोषित किया गया है, गैरकानूनी घोषित किया गया है। अगली देखेंगे, आरक्षण की नीति अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा, सरकारी नौकरियों और सदस्य विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया। कानूनी संरक्षण, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, एससी एसटी एक्ट अधिनियम 1989 जैसे कठोर कानून लागू किए गए। चौथा देखेंगे, कल्याणकारी योजनाएं वंचित वर्गों के मतलब वंचित यानी जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्गों के आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए विशेष छात्रवृत्ति, रोजगार योजनाएं और आवास सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अगला प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे आप, सामाजिक सर्वेक्षण सोशल सर्वे सामाजिक अनुसंधान और अध्ययन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विधि है। सर्वेक्षण का सामान्य आर्थिक किसी घटना या परिस्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करना है। समाज शास्त्र में सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर, काम की दशाओं, सामाजिक समस्याओं और उनके विचारों के बारे में व्यवस्थित रूप से जानकारी और आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में अनुसंधानकर्ता सीधे क्षेत्र यानी फील्ड में जाकर लोगों से संपर्क करता है और प्रश्नावली, क्वेश्चनेयर या साक्षात्कार इंटरव्यू के माध्यम से तथ्य जुटाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में मौजूद किसी विशेष समस्या जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा के वास्तविक कारणों को समझना और उनके समाधान के लिए सरकारी नीतियाँ बनाने में मदद करता है। सरकारी नीतियों को बनाने में मदद करना है। यह पूरी तरह से वास्तविक तथ्यों पर आधारित होती है। अगला अथवा का क्वेश्चन देखेंगे। अथवा में क्या पूछा गया था, नगरीय समाज से क्या आशय है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, नगरीय समाज का आशय, नगरीय समाज यानी अर्बन सोसाइटी से तात्पर्य एक ऐसे समाज से है जहाँ की अधिकांश आबादी घने बसे हुए शहरों या महानगरों में निवास करती है। यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि न होकर उद्योग, व्यापारी, वाणिज्यिक, प्रशासन और सेवा क्षेत्र होता है। इसकी नगरीय समाज की प्रमुख विशेषता में पहली विशेषता है जनसंख्या की बहुलता और घनत्व, यानी वहाँ पर जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या अधिक पाई जाती है। शहरों का आकार बड़ा होता है और कम क्षेत्र में बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। देखा होगा अपना कि कभी आप दिल्ली वगैरह में गए होंगे तो वहाँ छोटे छोटे घर पाए जाते हैं। जैसे हमारे गांव में एक
मतलब तुम्हें क्या बताएं, जैसे मतलब बहुत ही छोटे, एक खाट के बराबर ज़मीन में भी रहने लगते हैं वहाँ पर, 10 गज में भी रहने लगते हैं। तो अगली विशेषता है द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, नगरीय जीवन में दिखावा और औपचारिकता औपचारिकता अधिक होती है। यहाँ के लोगों के बीच संबंध अक्सर स्वार्थ, उपयोगिता और काम पर आधारित द्वितीयक होते हैं, न कि आत्मीय। व्यावसायिक भिन्नता, यह श्रम विभाजन बहुत स्पष्ट होता है और लोग अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग अलग व्यवसायों में लगे होते हैं। सामाजिक गतिशीलता, शहरों में व्यक्ति अपनी शिक्षा और मेहनत के बल पर अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति वर्ग आसानी से बदल सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है, सांस्कृतिक समुदाय को परिभाषित कीजिए। सांस्कृतिक समुदाय यानी कल्चरल कम्युनिटी एक ऐसे मानव समूह को जाता है जिसके सदस्य एक समान संस्कृति, मूल्यों, मान्यताओं, रीति रिवाजों, भाषा, धर्म और जीवन शैली को साझा करते हैं। इस समुदाय के लोगों के बीच हम की भावना यानी वी फीलिंग हम की भावना भी वी फीलिंग की और मतलब वी फीलिंग होती है और गहरा मनोवैज्ञानिक जुड़ाव होता है जो उन्हें एक सूत्र में बांधता है, यानी एक डोर में उन्हें बांधता है। ठीक है। एक सांस्कृतिक समुदाय अपनी विशिष्ट पहचान के प्रति बहुत जागरूक होता है और अपनी सांस्कृतिक विरासत जैसे त्योहार, लोक कलाएं, साहित्य, पहनावा को संरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए भारत में बंगाली, पंजाबी या पारसी समुदाय अपने आप में सांस्कृतिक समुदाय हैं। इन समुदायों का निर्माण केवल भौगोलिक सीमाओं से नहीं बल्कि समान ऐतिहासिक अनुभवों से होता है। यह समुदाय व्यक्ति को समाज में एक स्पष्ट पहचान और सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अथवा का है। अथवा में क्या है, धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कल हम आपका एक महा रिवीजन क्लास चला देंगे जिससे आपको वहाँ पर रिवीजन, जहाँ पर आपको सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर के, 6 नंबर के और 8 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसी से आपके सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और विकल्प भी हम उसी क्लास में ले आएंगे। आपको फिर किसी क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी और वो क्लास हम सोचेंगे कि लाइव करा दें आपके लिए। ठीक है। उसमें कम से कम 10-15 क्वेश्चन आपके वो रहेंगे 3 नंबर वाले, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं और लॉन्ग होंगे उसमें ही, और शॉर्ट भी क्वेश्चन उसी में होंगे, ऑब्जेक्ट भी हम उसी में ही लेकर आएंगे। तो देखेंगे, धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म एक ऐसी विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत है जो राज्य, सरकार और धर्म को एक दूसरे से पूरी तरह अलग रखने की वकालत करता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों के प्रति समान, तटस्थ और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाएगा। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में प्रत्येक नागरिक को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है और राज्य, धर्म, जाति या पंथ के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। यानी हमारा जो राष्ट्र है, हमारा भारत, हमारे राज्य सरकार हमारे साथ किसी भी प्रकार का धर्म भेदभाव नहीं कर सकती। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान होते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में, यानी जो हमारी प्रियम्बल है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़कर इसे भारतीय लोकतंत्र का एक मूल आधार बनाया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भारत जैसी बहुधर्मी देश में सभी लोग शांति और सद्भाव के साथ रह सकते हैं।
तो दोस्तों ये था आपका वायरल मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर, और आपको इसको ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, इसके अलावा हम 1-2 मॉडल पेपर और करा देंगे, हो सकता है 4 भी हो जाएं। आप इनसे आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो काफ़ी अच्छा अपना तैयारी भी कर लेंगे। और इसके बाद हम आपके लिए कल लेकर आएंगे सुबह सुबह में मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइव क्लास लेकर आएंगे, या तो उसे हम लाइव ही रखेंगे। उसमें आपके लिए क्या होगा, उसमें होगा आपके लिए ऑब्जेक्टिव, कम से कम 100 से प्लस ऑब्जेक्टिव होंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। 10-20 क्वेश्चन होंगे आपके 3 नंबर के, और 10-20 क्वेश्चन होंगे 6 नंबर के, और 10-20 क्वेश्चन नंबर के होंगे 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन होंगे, जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, और आपकी परीक्षा में हर साल पूछे गए होंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो, और 100% कल आपकी परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास के बारे में 2 शब्द कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमारी वीडियो से मिस ना हो पाएँ। ठीक है, आपसे हमारी वीडियो मिस ना हो पाए तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।